गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आशा करता हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। पिछली कक्षा में हम लोगों ने एक नया टॉपिक शुरू किया था, महात्मा गांधी के दार्शनिक और शैक्षिक विचार, जिसके अंतर्गत हमने उनका सामान्य सा जीवन परिचय और उनकी दार्शनिक चिंतन उनका पढ़ लिया था, उनकी तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और मूल्य मीमांसा। आज हम उसी के आगे शुरू करते हैं उनकी जो शैक्षिक विचार हैं। तो जैसे कि आज तक आप महात्मा गांधी जी को एक महान राजनीतिक, धर्म मर्मज्ञ और समाज सुधारक के रूप में जानते रहे होंगे, लेकिन वो इन सब के साथ साथ एक महान शिक्षा शास्त्री भी थे और इन्होंने अपने समय की पुस्तकीय, सैद्धांतिक, संकुचित और परीक्षा प्रधान शिक्षा में सुधार के लिए अनेक सुझाव दिए हैं। इनका मानना है कि शिक्षा व्यक्ति का जन्मसिद्ध अधिकार है और बालक के किसी भी तरह का विकास, चाहे वो भौतिक हो चाहे आध्यात्मिक हो, दोनों प्रकार के विकास के लिए शिक्षा उतनी ही आवश्यक है जैसे किसी छोटे बच्चे के शारीरिक विकास के लिए माँ का दूध। इसी कारण इन्होंने एक निश्चित आयु वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा पर बल दिया है। साथ ही इन्होंने कहा है शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होनी चाहिए और शिक्षा को किसी हस्त कौशल से जोड़ने की बात कही है। इन्होंने कहा है कि मतलब मातृभाषा से इसलिए इन्होंने कहा क्योंकि मातृभाषा में शिक्षा ग्रहण करना बच्चों के लिए ज़्यादा आसान होता है, और हस्त कौशल से इसलिए ताकि शिक्षा आत्मनिर्भर बन सके। इसके बाद हम अगर आते हैं तो शिक्षा के संप्रत्यय में, तो गांधी जी केवल साक्षरता को शिक्षा नहीं मानते, मतलब पढ़ना लिखना, साक्षरता मतलब पढ़ना लिखना ये शिक्षा नहीं है। यानी उन्होंने केवल साक्षरता को शिक्षा नहीं माना। इनके शब्दों में साक्षरता ना तो शिक्षा का अंत है और ना प्रारंभ, यह केवल एक साधन है जिसके द्वारा पुरुष और स्त्रियों को शिक्षित किया जा सकता है। और इन्होंने ये कहा है कि मतलब शिक्षा को मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा का विकास करना चाहिए, और इसीलिए गांधी जी ने जो उस समय की जो विचारधारा थी 3 R's मतलब रीडिंग, राइटिंग और अर्थमेटिक, सॉरी यहाँ पर कुछ मिसप्रिंट हो गया है, 3 R's है ये, 3 R's यानी रीडिंग, राइटिंग और अर्थमेटिक की शिक्षा को 3 H's यानी हेड, हैंड और हार्ट में बदल दिया। और इन्होंने कहा कि शिक्षा का कार्य मनुष्य को केवल पढ़ना लिखना या गणित सिखाना नहीं, अपितु उसके हाथ, मस्तिष्क और हृदय का विकास करना भी है। शिक्षा की इनकी परिभाषा जो है वो है, शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक और मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा के सर्वोत्तम विकास से है। बाई एजुकेशन आई मीन ऑल राउंड डेवलपमेंट, ऑल राउंड ड्राइंग आउट ऑफ द बेस्ट इन चाइल्ड एंड मैन, बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट। इन्होंने तत्कालीन जो स्वतंत्रता की लड़ाई के साथ साथ इन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई के साथ साथ गांधी जी ने तत्कालीन शिक्षा में सुधार के लिए अनेक कार्य किए, और उन्होंने 23 अक्टूबर 1937 में वर्धा में राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें गांधी जी ने राष्ट्रीय शिक्षा की रूपरेखा प्रस्तुत की, जिसे बेसिक शिक्षा योजना कहा जाता है, और उसकी रूपरेखा में इन्होंने उसके अंतर्गत जो कुछ बिंदु थे वो हम लोग देख लेते हैं। इसमें सबसे पहला है बेसिक शिक्षा की रूपरेखा के अंतर्गत 7 से 14 वर्ष तक के आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जाए। दूसरा है शिक्षा का माध्यम मातृभाषा हो। तीसरा है शिक्षा किसी संपूर्ण आधारभूत शिल्प पर आधारित होनी चाहिए। शिल्प का चुनाव बच्चों की योग्यता और क्षेत्रीय आवश्यकता के आधार पर किया जाना चाहिए। अब यहाँ पर एक बात ये याद रखिए आप लोग कि चूँकि इनका ये मानना है कि जो शिल्प, जो भी हम बेसिक क्राफ्ट का चुनाव करेंगे, वो उस जिस आयु वर्ग के बच्चे हों उसको ध्यान में रखना है, और क्षेत्रीय आवश्यकता मतलब जिस, अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे, इनके दरअसल ये विचारधारा थी कि शिक्षा को आत्मनिर्भर बनाया जाए, यानी छात्रों को किसी उद्योग के माध्यम से शिक्षा प्रदान की जाए ताकि वो शिक्षित हों, साथ ही आत्मनिर्भर हों
और उनके बनाए प्रोडक्ट के माध्यम से विद्यालय का खर्च भी चले। तो इसलिए अभी आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे, अभी हम यहाँ पहले शार्ट में देखे ले रहे हैं कि क्षेत्रीय आवश्यकताओं पर भी आधार पर किया जाए। बच्चों द्वारा निर्मित वस्तुओं का उपयोग हो और उनसे प्राप्त धन से स्कूलों का व्यय पूरा किया जाए। इसके अलावा शिल्पों की शिक्षा इस प्रकार दी जाए कि बालकों का जीविकोपार्जन हो सके। अब इसके बाद आते हैं शिक्षा के उद्देश्यों पर। तो आप ये देखो कि सबसे पहले शिक्षा के उद्देश्य में इन्होंने ये माना है कि शिक्षा का सर्व प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए बालक का शारीरिक एवं मानसिक विकास। तो इसलिए अगर आप ये देखो तो इन्होंने इसीलिए अगर आप देखो कि इन्होंने ये माना है कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो बालक का शारीरिक एवं मानसिक विकास करे। और इन्होंने इसीलिए अगर आप देखो तो जो क्राफ्ट आधारित शिक्षा की बात कही है, जिसके माध्यम से बालक की ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां प्रशिक्षित होती हैं, तो जिससे उनका शारीरिक और मानसिक विकास होता है। इसके बाद सर्वोदय समाज की स्थापना दूसरा शिक्षा का उद्देश्य है इनके अनुसार। तो इन्होंने कहा कि सच्ची शिक्षा वह है जो बालकों में सर्वोदयी समाज की अवधारणा विकसित करे, यानी समाज में सबके विकास की बात हो। तो जाहिर सी बात है, इसीलिए इन्होंने जनसाधारण की शिक्षा की बात कही है, सर्वसाधारण की शिक्षा की बात कही है, सबके लिए प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की बात कही है। दूसरी बात आप ये देखो कि विद्यालय में इन्होंने जो बेसिक शिक्षा योजना में जो प्रावधान किया है, जिसमें किसी क्राफ्ट के माध्यम से शिक्षा देने की बात कही गई है, तो उसमें इसमें चाहे जिस जाति या जिस संप्रदाय का बच्चा हो, सबको वो क्रियाएं करनी पड़ती थी। तो कहीं ना कहीं ये एक तरह से सर्वोदय समाज की स्थापना इससे होती थी। इसके अलावा सांस्कृतिक विकास, इन्होंने ये माना है कि कोई भी राष्ट्र तभी उन्नति कर सकता है जब वहाँ के नागरिकों में या बच्चों में अपनी संस्कृति के प्रति प्रेम हो। इसलिए शिक्षा का एक उद्देश्य इन्होंने सांस्कृतिक विकास भी माना है। इसके अलावा अगला है नैतिक एवं चारित्रिक विकास। शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य इन्होंने नैतिक एवं चारित्रिक विकास माना है, क्योंकि इनका ये मानना है कि जब तक व्यक्ति का नैतिक एवं चारित्रिक विकास नहीं होगा, तब तक ना तो वो भौतिक जगत में उन्नति कर सकता है, ना आध्यात्मिक जगत में, यानी दोनों तरह के लक्ष्य प्राप्त नहीं हो सकते जब तक उसका नैतिक एवं चारित्रिक विकास नहीं होता। तो इसलिए इन्होंने ये कहा कि मतलब शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो बालक का नैतिक एवं चारित्रिक विकास करे। फिर इसके बाद है व्यावसायिक विकास। तो व्यवसाय, इन्होंने ये माना है कि शिक्षा बेरोजगारी के प्रति बीमा के विरुद्ध बीमा जैसे होना चाहिए, यानी शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो बालक को की व्यावसायिक उन्नति भी कर सके। ऐसा नहीं कि वो शिक्षा ग्रहण करने के बाद वो बेरोजगार रहे। तो इसलिए इन्होंने ये कहा है कि सच्ची शिक्षा वह है जो बालक का व्यावसायिक विकास करे। उच्च नागरिकता का विकास, ये एक इन्होंने ये भी शिक्षा का उद्देश्य माना है कि बालकों में शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो बालकों में उच्च नागरिक गुणों का विकास करे। उच्च नागरिक गुणों का विकास यहाँ मतलब सामाजिकता है, भाईचारा है, सहयोग है, परोपकार है, और अब खुद के स्वहित से बढ़कर राष्ट्र हित या समाज के हित की बात सोचने वाली बात है। तो यहाँ पर उच्च नागरिकता के विकास की भी इन्होंने बात कही है। और सबसे अंत में है आध्यात्मिक विकास। इन्होंने शिक्षा का सबसे बड़ा जो उद्देश्य माना है वो आध्यात्मिक विकास माना है, लेकिन आध्यात्मिक विकास के भी पहले इन्होंने भौतिक विकास माना है। तो जीवन शिक्षा ऐसी मानी है इन्होंने कि शिक्षा ऐसी हो जो बालक का आध्यात्मिक विकास भी कराए। तो अगर हम ये देखें तो ये जो शिक्षा के उद्देश्य हैं, कुछ शिक्षा के उद्देश्य तो चाहे कोई भी विचारधारा पढ़ें वो वही रहते हैं, जैसे शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास, नैतिक एवं चारित्रिक विकास, सांस्कृतिक विकास। तो ये सारे विकास लगभग हर विचारक की विचारधारा में होते हैं। तो आज की कक्षा में इतना ही, अगली कक्षा में हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे। आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।